मैकडॉनल्ड्स एक रियल एस्टेट बिजनेस है। ये सुनने में थोड़ा आश्चर्यजनक जरूर है क्योंकि ऐसा कोई नहीं होगा जिसने मैकडॉनल्ड्स का हैप्पी मील अपनी जिंदगी में एक भी बार ट्राई नहीं किया होगा। आप लोग मैकडॉनल्ड्स को एक फास्ट फूड कंपनी के रूप में जानते होंगे, पर सच इससे काफी गहरा है। हम आज दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेस्टोरेंट यानी मैकडॉनल्ड्स की बात करेंगे। मैकडॉनल्ड्स नाम पर अगर आप गौर करें तो मैक का मतलब होता है बेटा और डॉनल्ड्स का मतलब होता है दुनिया पर राज करने वाला। तो जिन दो दुनिया पर राज करने वालों के बारे में हम जानना पसंद करेंगे उनके नाम है रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड। ये दो भाई न्यू हैम्पशायर से हैं। 1920s में वो कैलिफोर्निया गए जहां उन्होंने एक मूवी थिएटर और एक हॉट डॉग की दुकान की शुरुआत की थी, पर ग्रेट डिप्रेशन के समय इनको काफी नुकसान हुआ। उनको पहले सबसे बड़ी कामयाबी 1940 में मिली जब उन्होंने बारबेक्यू जॉइंट की शुरुआत सैन बर्नार्डिनो में की। मैकडॉनल्ड्स तब अपने सबसे अलग टेस्ट और कुकिंग मटेरियल के लिए जाने जाने लगे। इन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स में रोलर स्केटिंग वेट्रेस भी रखी थी, लेकिन स्टिल वो अपने काम में खुशहाल नहीं थे। लोगों को आधा घंटा वेट करना पड़ता था अपने ऑर्डर के लिए, और कभी कभी ऐसा होता था कि लोगों को गलत ऑर्डर मिल जाता था। मैकडॉनल्ड्स बारबेक्यू की कहानी भी सेम है, लेकिन क्योंकि मैकडॉनल्ड्स बारबेक्यू को प्रॉफिट हुआ था तो दोनों भाइयों को लगा कि वो कुछ बेहतर कर सकते हैं। उनको ये एहसास हुआ कि उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा सिर्फ हैमबर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज और कोक से आ रहा है। इस पर ध्यान देते हुए उन्होंने अपने मेन्यू को इन प्रोडक्ट्स की अलग अलग वेराइटीज में बदल दिया। एक ही तरह के प्रोडक्ट्स होने के कारण अब वो ऑर्डर्स को 30 सेकंड के समय में सर्व कर देते थे। उन्होंने कटलरी और प्लेट्स की जगह डिस्पोजेबल पेपर यूज करना शुरू कर दिया था। कुछ ही टाइम में उनका रेस्टोरेंट बहुत ही लोकप्रिय हो गया। दूसरे देशों में भी इसको काफी अटेंशन मिलने लगी। मैकडॉनल्ड्स की तरफ खींचे जाने वाले लोगों में से एक थे रे क्रॉक। रे क्रॉक एक जन्मजात उद्योगी थे। उन्होंने 15 साल की उम्र में सबसे झूठ बोला था कि वो रेड क्रॉस एम्बुलेंस के लिए काम करते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। मजे की बात यह है कि उन्होंने इसके साथ साथ वॉल्ट डिज्नी के लिए फ्रांस में भी काम किया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद उनके बीच कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। वर्ल्ड वॉर के बाद रे ने बहुत सारी जॉब्स में काम किया। 1950s की शुरुआत में वो अलग अलग देशों में मिल्क शेक मशीन बेचने के लिए घूम रहे थे, पर वो कोई बहुत अच्छी तरह ये काम नहीं कर पा रहे थे। एक दिन 1954 में उनको 8 मशीन्स का ऑर्डर मिला, और वो किसी और ने नहीं बल्कि मैकडॉनल्ड्स भाइयों ने दिया था। जब रे सैन बर्नार्डिनो पहुंचे तो उनको मैकडॉनल्ड्स भाइयों का रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा पसंद आया और उन्होंने तुरंत उसका फ्रेंचाइजी खोलने का प्रस्ताव रखा। तब तक मैकडॉनल्ड्स के 20 फ्रेंचाइजी खुल चुके थे, पर उनमें से कोई असली रेस्टोरेंट जितना अच्छा नहीं कर रही थी। इसकी वजह से मैकडॉनल्ड्स की क्वालिटी को मेंटेन करना मुश्किल हो गया। दोनों भाइयों ने रे को एक मौका दिया और रे ने सिर्फ उन फ्रेंचाइजीज को चुना जो बाकियों से बढ़िया थी। 6 साल के समय में रे ने 100 से ज्यादा मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट्स खोल दिए, जबकि दोनों भाई बस अपना सिंगल जॉइंट को संभाल रहे थे। रे इस बात से बहुत परेशान हो गए क्योंकि दोनों भाई प्रॉफिट का 0.5% खुद रख लेते थे, जबकि वो कुछ करते भी नहीं थे, और अगर रे कोई सजेशन भी देते थे तो वो उसको नहीं लेते थे। इस सबको देखते हुए रे ने इन भाइयों के खिलाफ एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने ये सोचा कि अब जो भी रेस्टोरेंट्स आने वाले टाइम में बनाए जाएंगे वो उनकी जमीन खरीद लेंगे और फिर रेस्टोरेंट को अपनी फ्रेंचाइजी से लीज कर देंगे। इस तरीके से रे सारे प्रॉफिट्स अपने पास रख सकते थे। ये बात भी सच है कि दोनों भाइयों को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, और 1961 में वो आखिरकार अपनी फ्रेंचाइजी को रे को $2.7 मिलियन में बेचने के लिए राजी हो गए। दोनों भाइयों को रास्ते से निकाल के रे ने अपने हिसाब से चेंजेस करना चालू कर दिया। वो मैकडॉनल्ड्स का लोगो भी चेंज करना चाहते थे, साथ ही साथ उन्होंने मेन्यू भी एक्सपेंड कर दिया। उसी साल रे ने मैकडॉनल्ड्स का 1000वां स्टोर भी खोल दिया। उसके बाद के कुछ दशकों तक मैकडॉनल्ड्स पूरी दुनिया में फैलता चला गया। 1972 में इन्होंने अपने मेन्यू में एग मैकमफिन, चिकन मैकनगेट्स और हैप्पी मील ऐड कर दिया। इस कदम से वो दुनिया के सबसे बड़े टॉयज के डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते थे। 1988 तक मैकडॉनल्ड्स के 10,000 रेस्टोरेंट्स हो गए। हालांकि रे तब तक इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी कंपनी ने तरक्की करना नहीं छोड़ा। मैकडॉनल्ड्स के पास कुछ बहुत अच्छे ट्रेंड मैनेजर्स भी थे, और इनकी वजह से वो बर्गर किंग और वेंडीज से एक कदम आगे ही रहते थे। तब से मैकडॉनल्ड्स अपना मेन्यू एक्सपैंड करता रहा। 2006 में मैकडॉनल्ड्स अपने नए स्वरूप में दुनिया के सामने आया, जिसमें उन्होंने रेस्टोरेंट्स में कंफर्टेबल सोफास, डाइनिंग जोन्स और आर्म चेयर्स रखना चालू कर दिया। ऐसा 1970 के बाद पहली बार हो रहा था। हैरानी की बात यह है कि मैकडॉनल्ड्स आज दुनिया की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट चेन नहीं है, बल्कि ये टाइटल सबवे के पास है, जिसके पास करीब 45,000 आउटलेट्स हैं, और मैकडॉनल्ड्स के पास करीब 37,000 आउटलेट्स हैं।
अपने बिजनेस का 15% मैकडॉनल्ड्स के पास है और बाकी फ्रेंचाइजीज के पास है। जो रेस्टोरेंट्स कंपनी के द्वारा चलाए जाते हैं उनका 2/3 रेवेन्यू कंपनी को जाता है। पर ये पूरी कहानी नहीं है। असल में अपनी कंपनी चलाने में और पीछे से बस रेंट कलेक्ट करने में बहुत फर्क है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2014 में कंपनी ने $18.2 बिलियन का कारोबार किया, पर मैकडॉनल्ड्स को बस $2.9 बिलियन ही मिले। इसके कंपैरिजन में $9.2 बिलियन जो मैकडॉनल्ड्स को फ्रेंचाइजी से मिल रहे हैं, कंपनी उसमें से $7.6 बिलियन अपने पास रखती है। देखने से मैकडॉनल्ड्स बर्गर्स का बिजनेस करने वाली कंपनी लगती है, लेकिन असलियत में वो मोनोपोली के गेम में लगे हुए हैं।